नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। रण क्षेत्र एजुकेशन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही थी और व्याकरण की सीरीज को हमने बीच में रोक दिया था कुछ कारणों की वजह से। उसको मैंने वापस से, जब लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, मैंने आपको बोला भी था कि हम साथ में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अपन जो है साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और अभी की वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसी में आज आपके सामने मैं हिंदी के प्रश्नों का महासंग्राम इस सीरीज के नाम से अपन प्रत्येक टॉपिक के, हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक पे बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और इस सीरीज में अपने रोजाना प्रत्येक टॉपिक के 15 प्रश्न रहेंगे और बाद में हम इनको समय समय पे अपन इनको बढ़ाते भी जाएंगे। और यदि आपके परीक्षाएं नजदीक आती है तो हम इसको मैराथन के रूप में भी आपके सामने लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखो, बेसिक प्रश्न है, हम छोटे से छोटे प्रश्न की बात करेंगे और बड़ा से बड़ा प्रश्न क्या बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने इजी प्रश्न आते हैं कि हम उनको ये समझ के छोड़ देंगे कि इतना सरल प्रश्न तो आ ही नहीं सकता, और बाद में क्या होता है कि उन्हीं प्रश्नों को हम गलत कर देते हैं, जिससे हम मेरिट से कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं, है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है, शब्दों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वाक्य के समूह को तथा ध्वनियों के समूह को। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आपको बेसिक बात समझनी है कि वास्तव में वर्णमाला जो है वो क्या है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आपने पढ़ा है कि अ से लेकर के ज तक जो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसी के साथ हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये भी हमारी हिंदी वर्णमाला से है और प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, हमें क्या आता है ये प्रश्न में नहीं बताना है। एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इस बारे में अपने को ज्यादा ध्यान देना। इसलिए हमें प्रश्न कितना ही इजी क्यों ना हो, उसको अच्छे से पढ़ना है पहले और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान रखना है, चाहे हमें उसका आंसर याद ही क्यों न हो। तो हमारा दूसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, वो संख्या आपके सामने बहुत इजी प्रश्न है, 33, 44, 52 और 56। देखिए, बात करते हैं, मान लो इस प्रश्न की यदि हम बात करें, इस प्रश्न की हम अगर बात करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हमारे सामने हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाता है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। लेकिन मैं आपको यहां से बताऊं कि हमारे सामने जो ये 44 ऑप्शन है, तो ध्यान रखिए, ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में यदि मूल वर्णों की बात करें, किसकी बात करें, मूल वर्णों की यदि बात करें, तो मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण 44 है। आप बोलोगे सर मूल वर्ण क्या है, तो ध्यान रखना, हमारे स्वर और इसमें क्या आते हैं, हमारे व्यंजन आते हैं। ध्यान रखना, स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और आप अच्छे से जानते हैं कि 11 और 33 बराबर 44। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ से निकलता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44, कुल वर्णों की संख्या 52। और एक और क्वेश्चन आता है इस 56 से रिलेटेड। ध्यान रखना, हिंदी में एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में मानकीकृत वर्णों की, मानकीकृत
वर्णों की संख्या कितनी है, तो मानकीकृत वर्णों की संख्या 56 है। मतलब हमारी हिंदी वर्णमाला में, पूरी हिंदी में ऐसे 56 वर्ण हैं जिनको हमने मानक रूप में, जिनको हमने मान रखा है, वो कितने हैं, 56। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। हमारा अगला प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2 प्रकार के, आपके सामने ऑप्शन है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। ध्यान रखना, इसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में रखा है कि स्वर कितने प्रकार के हैं, ये तो इसने बोल दिया, लेकिन हमें कंडीशन नहीं दी गई कि किस आधार पर ये स्वरों के बारे में बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि यदि हम कहें कि मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, इस आधार पर अपन इस प्रश्न को लेंगे कि उच्चारण या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। कि सर वो 3 कौन कौन से, तो वो 3 होते हैं, देखिए आपने पढ़ रखा है, एक होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। ये मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ध्यान रखना, उसने कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ की कंडीशन हमने निकाली है, क्योंकि 4 प्रकार स्वरों के नहीं होते, 5 प्रकार भी नहीं होते और 2 प्रकार भी नहीं होते। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा दिमाग हमें अपनी तरफ से भी लगाना है, ताकि, क्योंकि बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है, हमारा टेस्ट लेने के लिए वो हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। तो हम इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, इसके बारे में आपको पता होगा कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा जो अ है ये स्वर है, ई भी स्वर है, दीर्घ ऊ भी स्वर है, लेकिन यह स्वर नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो कि सर ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन में भी बात करें तो कौन सा है, ये हमारा अंतःस्थ है। कौन सा है, अंतःस्थ। कौन सा व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। इस बारे में अपने को ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहां भी इसने हमारे सामने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो कोई ना कोई कंडीशन आपको देगा, कोई ना कोई क्या देगा आपको, कंडीशन। लेकिन यहाँ के प्रश्नों में इसने बिल्कुल भी कंडीशन अपने को दे नहीं रखी है। तो अब कैसे करें सर, तो हम मान लो इस प्रश्न में 3 उत्तर मान लिया, या फिर मान लो हमने मान लिया 4 या मान लिया 5, तो ये गलत भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, व्यंजन 5 प्रकार के नहीं होते। किसी भी आधार पर व्यंजन 5 प्रकार के नहीं होते, ठीक है। तो सर फिर 2 प्रकार के होते हैं प्राणवायु के आधार पे। प्राणवायु के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। सर 3 किस आधार पे होते हैं, तो सामान्य अध्ययन हेतु या अध्ययन की सरलता हेतु जो व्यंजन वर्ण है उनको अपन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, कि एक तो होते हैं स्पर्श, क्या होते हैं, स्पर्श। दूसरे होते हैं अंतःस्थ, दूसरे होते हैं अंतःस्थ और तीसरे होते हैं उष्ण। तीसरे कौन से होते हैं, उष्ण। ध्यान रखना 4 प्रकार भी होता है क्या सर, तो ध्यान रखना 4 प्रकार भी नहीं होता। तो हमारा उत्तर यहाँ हो जाएगा, मान लो प्राणवायु के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार, और स्पर्श या अध्ययन की सरलता हेतु पूछे तो 3 प्रकार के। तो इस प्रश्न में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, केवल अपना डाउट क्लियर करें कि इसमें कौन कौन से प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ, आ गया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बताइए, जवाब दीजिए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ध्यान रखना ये प्रश्न पता नहीं कितनी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इजी है, सरल है, किंतु ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, हमारे राजस्थान में होने वाली डीएलएड है, एसआई की भर्ती है, उसके साथ साथ ही हिंदी के जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर होते हैं उनमें तक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
है ना, ये इजी है। तो ध्यान रखना स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। जिसका भी आंसर 25 है उसका बिल्कुल सही है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है 25। और मैंने आपको बताया 33 क्या होते हैं, तो 33 व्यंजनों की संख्या क्या होती है 33। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न व्यंजन क किस वर्ग का व्यंजन है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है कि व्यंजन जो क है, ये क व्यंजन जो है किस वर्ग का है, किस वर्ग का है। आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो तो कि हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, जो हिंदी में स्पर्श व्यंजन वर्ण है, उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला वर्ग आता है हमारे सामने क वर्ग, पहला वर्ग हमारे सामने क वर्ग, दूसरा आता है च वर्ग, दूसरा आता है च वर्ग, तीसरा आता है ट वर्ग, चौथा आता है त वर्ग और पांचवा आता है प वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है सर? तो वर्ग का मतलब ये है कि ऐसी लाइन जिसमें कितने वर्ण हो, 5 वर्ण हो, उसको क्या कहा गया है? वर्ग कहा गया है। क्योंकि आपको पता है क की लाइन में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ई। हमसे यही पूछ रहा था कि क जो है किस वर्ग का व्यंजन है। तो ध्यान रखना, क किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो क किस वर्ग का व्यंजन हो जाएगा? क वर्ग का व्यंजन हो जाएगा। अब इन 5 वर्गों के अलावा देखो हमारे पास 2 चीजें और बचती है, श, श, स और ह। उसके बाद य, र, ल और व। इनमें 4 वर्ण है, इसलिए इन दोनों को अवर्गीय व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल भी है और हम ऐसे प्रश्नों को कई बार क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो देखिए, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न है अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। और हमारे सामने ऑप्शन है व्यंजन के ऊपर, स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर बिंदी के रूप में या शब्द के अंत में। इन लाइन से जब हम इन 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें कठिनता महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो अनुस्वार है ये एक अयोगवाह वर्ण है। कैसा वर्ण है? अयोगवाह। ये अनुस्वार कैसा वर्ण है? ये अनुस्वार अयोगवाह वर्ण है। और अयोगवाह वर्ण में 2 वर्णों को रखा गया है, एक अनुस्वार को रखा है, एक हमने किसको रखा है? अनुस्वार और दूसरा हमने रखा है विसर्ग। अनुस्वार को रखा है और दूसरा हमने रखा है विसर्ग को। अनुस्वार आप जानते हो किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है और विसर्ग किसी भी वर्ण के बाद लगने वाला जो 2 बिंदु है वो क्या कहलाता है? विसर्ग। ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग जो अयोगवाह है, इनका पहला नियम कहता है कि इनका प्रयोग केवल स्वर वर्णों के साथ होगा, व्यंजन वर्णों के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन वर्णों के साथ ये तो हमारा कट गया। या शब्द के अंत में, मैंने अभी बताया शब्द के अंत में नहीं विसर्ग का प्रयोग होता, ये भी कट गया। स्वर के बाद भी नहीं होता, बिल्कुल। स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में, बिल्कुल हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि स्वर के ऊपर बिंदु के रूप में किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का। और उसके बारे में ये 2 बातें भी आप याद रखना कि ये अयोगवाह है और अयोगवाह में किन को? अनुस्वार और विसर्ग को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आप पढ़िए और जवाब दीजिए। हमारा अगला प्रश्न, विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? विसर्ग का उच्चारण किस ध्वनि के समान होता है? देखिए, न के समान, म के समान, ह के समान या फिर अ के समान। जब आपको मैंने अयोगवाह पढ़ाए हैं, जो हमारी पुरानी क्लासें पढ़ी हैं, उनमें मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इनका प्रयोग कहाँ होता है, ये किनके रूप में या कैसे इनका उच्चारण होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो ध्यान रखना, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का जो उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह। जैसे मान लो एक शब्द है राम, और इस राम शब्द के बाद यदि मैं विसर्ग लगा दूं
तो इसमें बन जाएगा रामः। क्या बन जाएगा? रामः। तो इस विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है? ह की तरह। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी है हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, श, स और ह, और एक हमारा है त्र। ध्यान रखना, वो त और र लिखना भूल गया। इसकी जगह त्र आना था। इसकी जगह क्या आना था? त्र। इसकी जगह क्या आना था? त्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सर संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? त्र। हमारे जो हिंदी वर्णमाला है उसमें संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज और श्रे। इन चारों को संयुक्त व्यंजन वर्ण माना गया है। तो ध्यान रखना कि इन चारों में से यदि कोई भी दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सा व्यंजन वर्ण है? वो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्यों? क्योंकि सर ये जो त्र है जो हमारे उसमें आया है, इसका निर्माण त, र और अ से मिलकर होता है। एक से अधिक वर्णों के मिलने से इसका निर्माण होने के कारण इसको क्या कहा गया? इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? ये थ्योरी में से एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वर्णों के मेल से क्या बनता है। अब वर्णों के मेल से क्या बनता है? देखिए हमारे ऑप्शन क्या है? अक्षर है, पद है, शब्द है और वाक्य। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जवाब देंगे। क्या हो सकता है? क्या वाक्य हो सकता है, शब्द हो सकता है, पद हो सकता है, या फिर अक्षर हो सकता है? तो अब हम देखेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जिनकी हम बात करें। देखिए, हाँ, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और इस वर्णों के मिलने से, इस वर्णों का जब योग होता है तो वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। इसकी एक क्या होती है? शर्त। ये शब्द कहता है कि मैं तब तक वर्णों के योग से तब तक मैं शब्द नहीं बनूंगा जब तक मेरा कोई ना कोई अर्थ नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक योग, शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य। और वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से शब्द बनता है। अब आप बोलोगे सर इसमें अक्षर भी तो बन सकता है। ध्यान रखना है, अक्षर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपने एक वाक्य पढ़ा होगा ओम। जब हम उच्चारण करते हैं हमारे सामने ओम अक्षर कहा जाता है कि एक ही ध्वनि को लगातार जब हम उच्चारित करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अक्षर। जैसे हम इसको किसी आप मंदिर में गए होंगे जहां आपने आरती में सुना होगा कि लगातार ओम की ध्वनि उच्चारित की जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लुत है। क्या है? प्लुत। ये तीन जो मात्रा है ये प्लुत स्वर की है। इसमें ओ का उच्चारण लंबा किया जाता है, लास्ट में मैं पे छोड़ा जाता है। इसलिए इससे क्या नहीं बन सकते? अक्षर नहीं बन सकते। इससे क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचने वाला प्रश्न है, तो मैं आपको इसके लिए समय देता हूं कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिसने हमारी क्लास अच्छे से देखी होगी उसको पता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया कि गूंज, घोष या कंपन के आधार पर जो है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हमारे सामने होता है अघोष और एक हमारे सामने होता है सघोष। अ और स दोनों उपसर्ग है। अ उपसर्ग का मतलब नहीं होता है, नहीं है घोष। घोष अर्थात होता है गूंज। जिन वर्णों में गूंज नहीं है वो अघोष है और जिनमें गूंज है वो कौन है? सघोष है। मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है।
तो अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, सभी स्वर, सभी अंतस्थ। ध्यान रखिए अघोष वर्णों में क्या आता है, अघोष वर्ण में आता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। और इसके साथ क्या आता है सर, इसके साथ आता है श, श और हमारे तीनों जो शकार हैं, हमारे तीनों जो शकार हैं वो आते हैं श, स और श। ध्यान रखना ये किस में आते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श। देखो अंतस्थ नहीं आते, स्वर नहीं आते, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता सर। तो कौन सा आता है, तो हम बताएंगे कि कौन सा आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, अघोष में आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे अच्छे तरीके से अगर और समझना है तो हमारी जो पुरानी क्लास है उसको देखो और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बात करते हैं, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या होता है महाप्राण। तो ध्यान रखना कि ऐसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने के लिए हमारी प्राणवायु, प्राणवायु देखो साइंस में प्राणवायु का कॉन्सेप्ट किससे है, ऑक्सीजन से। साइंस में प्राणवायु का कॉन्सेप्ट किससे है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को साइंस में प्राणवायु कहा जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में प्राणवायु का मतलब है हमारे मुंह से निकलने वाली जो हवा है उसको क्या बोला जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। और प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में वह वर्ण जिसको बोलते समय हमारे मुंह से जो हवा है वो कम बाहर आती है, और महाप्राण जिनको बोलते समय हमारे मुंह की हवा क्या है, ज्यादा बाहर आती है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ख, घ, ञ और छ अल्प प्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में आते हैं दूसरा और चौथा वर्ण। अब इससे आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे। दीजिए कि अल्प क्या पूछ रहा है, महाप्राण नहीं है, मतलब अल्प प्राण कौन सी ये पूछ रहा है। तो ख महाप्राण है क्योंकि दूसरे नंबर का है, बिल्कुल। घ 4 नंबर पे आता है, ये भी महाप्राण है, बिल्कुल। च 6 ये दूसरे नंबर पे आता है, ये भी महाप्राण है। लेकिन ये क वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो 1, 3, 5 किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा कि ये कौन सी ध्वनि है, ये महाप्राण व्यंजन ध्वनि नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। अब ये वाला प्रश्न आया है हमारे उच्चारण स्थान से। किससे आया है, उच्चारण स्थान से। बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पूछ रहा है ओष्ठ वर्ण कौन से हैं। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए ओष्ठ वर्ण क्या है, कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ कहा जाता है होठ को। ओष्ठ किसको कहा जाता है, होठ को। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे होठ जो है आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। और जब मैंने उच्चारण स्थान आपको पढ़ा है तब मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ओष्ठ वर्ण किसको कहा जाता है। देखो त, थ, ध और प। मैंने जब आपको पढ़ाया तब कहा था कि प वर्ग, उ और दीर्घ उ। प वर्ग, उ और दीर्घ उ ये किससे बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। अब देखिए कौन सा पूछ रहा है, तो इसमें ट नहीं आता सर, थ नहीं आता, द नहीं आता। प वर्ग में प आता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, कि ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। तो प हमारा कौन सा व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन रहने वाला है। इसी में इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में जैसे मैंने आपको जब पहला प्रश्न या तीसरा प्रश्न सोल्व करवाया तब मैंने आपको बता दिया कि अयोगवा किसे कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी को, वे वर्ण जो न स्वर हैं और न व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन को, केवल स्वर को। जब मैंने आपको बताया था कि अयोगवा क्या है,
तो जब हमने मूल वर्ण की बात की तो सर हमने मूल वर्ण में किसकी बात की? स्वर की। और किसकी बात की? हमने मूल वर्ण में बात की हमारे व्यंजन की। इन दोनों की बात की और ये मिलकर 44 होते हैं। स्वरों की संख्या जब 11 होती है तो अ से लेकर के औ तक हमारे क्या हो गए? स्वर। ऐ से लेकर औ तक हमारे स्वर कितने हो गए? 11। और व्यंजन क से लेकर के ह तक हमारे क्या हो गए? व्यंजन, और ये हो गए 33। ध्यान रखना, जब आप छोटे थे, जब आप पहली क्लास में थे और जब आपने वर्णमाला पढ़ी तब आपने इसके बाद औ के बाद दो और वर्णों को पढ़ा, अम और अह। दो और वर्णों को पढ़ा, अम और अह, जिनको हम मूल वर्णों में नहीं जोड़ते, मतलब मूल स्वरों में नहीं जोड़ते, इन स्वरों में नहीं जोड़ते। तो ध्यान रखना, ये जो दो है इसको अनुस्वार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग। तो न तो ये क्या है? न तो स्वर है और न ही क्या है? व्यंजन है। ये दोनों से क्या है? अलग है। तो ध्यान रखना, ये इसके बीच की कड़ी नहीं है। ये वे वर्ण जो बिल्कुल ये हो जाएगा कि वे वर्ण जो न तो क्या है? स्वर है और न ही व्यंजन है, वो क्या है? अयोग वह। न योग वह इति अयोग वह। जो किसी के साथ जुड़कर वहन होते हैं और किसके केवल स्वरों के साथ जुड़कर वहन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोग वह कहलाते हैं। आज की हमारी ये क्लास रही और आपको ध्यान रखना है कि जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इससे भी बढ़िया एक्सप्लेन करके मैंने आपको जो हमारी पुरानी क्लासें पढ़ी हैं उन पे मैंने आपको पढ़ाया है, और हम वापस से उन क्लासों को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में वो क्लासें आपके सामने दोबारा से लेके आऊंगा। प्रत्येक जो टॉपिक है उसकी हमारी यही क्लास रहने वाली है। मैं थ्योरी भी आपको बहुत जल्दी आप वापस स्टार्ट करने वाले हैं, और जितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उतने टॉपिक की हम क्या है? प्रत्येक टॉपिक से कम मैं आपको इतने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज करा दूंगा कि आप किसी परीक्षा में यदि बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हमने हमारे सामने से कहीं ना कहीं देखा है। इसके लिए देखते रहिए, और अपना जो रणक्षेत्र एजुकेशन एकेडमी का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि यदि हिंदी पढ़नी है और केवल एक ही बार पढ़नी है तो उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और अपने दोस्तों के साथ आप जोरों शोरों से तैयारी करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी में सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।